जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्हें टाइगर शाह कहते हैं, प्रियजन उन्हें मुकेश भाई के नाम से जानते हैं, पर हम आम आदमी उनको योर लॉर्डशिप के नाम से जानते हैं पिछले काफी साल से। आज तक से बात कर रहे हैं जस्टिस एम.आर. शाह, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं पिछले 5 साल से और जो अभी 2 दिन पहले रिटायर करे हैं। सर, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबसे पहले ये बताइए, आपका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 साल में कैसा रहा? क्या आपकी सबसे बड़ी चुनौती थी? क्या आपकी सबसे बड़ी सीख थी इस टाइम? मेरा अप्रोक्सीमेटली 5 साल का जो कार्यकाल एज ए सुप्रीम कोर्ट जज रहा, बहुत बेहतरीन रहा। एंड मुझे लगता है कि मैंने मेरे कॉन्शियस से काम किया है। खाली एक ही चुनौती थी कि मैं कॉमन मैन का कितना जल्दी से जल्दी केस का उसको डिस्पोजल कर सकूं। दैट वाज वो मेरी चुनौती थी और मैंने ये चुनौती पार कर ली। मैं ये मानता हूँ हमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे कॉन्शियस से किया और एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैंने काफ़ी लोगों को मदद की है। जितना 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में करना चाहिए वो किया है। और हमारे जजमेंट से तो काफ़ी लोगों को, कॉमन मैन को, जो लिटिगेंट है उसको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, जल्दी भी फ़ायदा हुआ है। तो हमने सेटिस्फेक्शन से किया है। सर, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजेस आजकल के ज़माने में देखा जाए तो, चाहे सोशल मीडिया पे हो या वैसे जनरली मीडिया में हो, बहुत सारी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और जैसा बोला जाता है कि जजमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए, जज को नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए, वो अब कोई नहीं फॉलो करता। अब जजेस को भी क्रिटिसाइज करा जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत गलत बात है कि जजमेंट को क्रिटिसाइज के करते करते जजेस को भी क्रिटिसाइज करे। एक जो लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा काफ़ी लोगों ने वो उसको क्रॉस कर ली है। जजेस को कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इट इज़ उनका एक सोच थी। उसको जज साहब को कोई कुछ पर्सनल नहीं होता। जो क्रिटिसाइज करते हैं या जो सामने एडवोकेट्स होते हैं या लिटिगेंट होता है जिसकी फेवर में जजमेंट नहीं आया, उसको तो पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जज साहब को क्या इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है? और हम जज बनते हैं तो एक सौगंध लेते हैं कि हम न्याय करेंगे विदाउट फियर और फेवर और इलवेल। वो माइंड पे रख के भगवान को साक्षी में मान के हम काम करते हैं। तो जजेस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात भी है कि कोई भी क्रिटिसिज्म करो नहीं करो, जो रियल जज साहब है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी मुताबिक अपनी कॉन्शियस से काम करता है, करता रहेगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पास्ट में सर आपको भी कुछ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है जब आपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे प्रधानमंत्री की तारीफ में। सर, क्या आपको कभी भी उसके बाद ये लगा कि उस क्रिटिसिज्म का कुछ असर हुआ या ऐसा फील हुआ कि आपको वो स्टेटमेंट्स नहीं देने थे? किस तरीके से आपने उस सिचुएशन को तब लिया था? नहीं, मुझे क्यों रिग्रेट होना चाहिए? क्या गलत तो कुछ नहीं बोला था। हाँ, और उसके और जुडिशियल फंक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और कुछ पड़ा नहीं है। कोई भी हमको बता देवे कि ये किया है, ये हुआ। हाँ, हमने जजमेंट जो दिए है एज पर द लॉ लिए है, आप एज पर द कॉन्शियस दिए है। अगर गवर्नमेंट की फेवर में जजमेंट दिए तो गवर्नमेंट भी जजमेंट में कुछ कारण होगा, विद रीजनिंग दिए है। अगर गवर्नमेंट को भी हमने कभी कभी डांटा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं डांटा है जी। हाँ, जब पेंशन नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, सबको हमने करके बोला है कि ये करो वो करो, और अल्टीमेटली वी हैव गॉट द रिजल्ट आल्सो। सर, इमेज ये है आपकी लॉयर्स के बीच में कि जब आपके कोर्ट में आते हैं तो सब लॉयर्स थोड़े से डरे हुए रहते हैं कि ये जज बहुत ही स्ट्रिक्ट जज है, इनके सामने कुछ इधर उधर का काम नहीं चलेगा। जैसे आपने बोला था कि आप तारीख नहीं देते थे सुनवाई के टाइम, आप बोलते थे कि नहीं जो भी है आज ही आर्ग्यू करो, क्योंकि आप चाहते थे कि मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्या ये सच बात है, आप थोड़े स्ट्रिक्ट थे? और क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे? नहीं, मैं बाहर अलग हूँ और कोर्ट में अलग हूँ। मैं बताऊँ, कोर्ट में स्ट्रिक्टनेस तो इसके लिए होनी चाहिए कि एक डिसिप्लिन और कोर्ट की जो गरिमा है वो बरकरार रहनी चाहिए, वो कारण है।
और एडजर्नमेंट नहीं देना, एडजर्नमेंट की अल्टीमेटली क्या होता है कि एडजर्नमेंट से मैटर तो एडजर्न हो जाती है। कोई जानता नहीं है कि मैटर नहीं चली क्योंकि एडजर्नमेंट मांगा है। अल्टीमेटली जो मैटर नहीं चलती है और डिले होता है ये बराबर, तो पब्लिक में तो एक परसेप्शन आता है कि कोर्ट में मैटर नहीं चलती, कोर्ट का कारण है। तो हमारे तो मगर मन में एक है स्ट्रिक्टनेस पे जो एडजर्नमेंट नहीं देने का, कि आप मैं तैयार होके आऊंगा। किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की होगी आपकी कि एमआर साहब बिना पढ़े कोर्ट में बैठा, और एमआर साहब, जस्टिस एमआर साहब है ना, वो कोर्ट में कुछ तैयारी नहीं की करके आए। हम पूरी मैटर पढ़ के तैयारी करके आते हैं। हमने बोला आई एम रेडी टू, मैं मैटर चलाने को तैयार हूँ, आप अननेसेसरी एडजर्नमेंट बन पाएंगे। सही बात है। किसी ने ये क्रिटिसाइज नहीं किया हो कि जस्टिस एमआर शाह साहब की कोर्ट में मुझे बराबर सुनवाई नहीं हुई। सर, आपने ना कुछ ऐसे कानून हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है, जैसे यूएपीए हो गया या पीएमएलए हो गया, इनको थोड़ा स्ट्रिक्ट कानून माना जाता है, थोड़े कठोर कानून है, जिसमें अगर आपके अगेंस्ट कोई केस हो गया तो आपको बेल मिलना या जेल से निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपने क्योंकि इन कानून के केसेस से डील करा है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे? क्या ये थोड़े कठोर कानून हैं? क्या इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या ये जो अभी कानून है वो अच्छे से काम कर? देखो, कोई भी कानून जब आता है तो पार्लियामेंट कानून बनाता है, तो कोई भी कानून जो बनता है उसका एक ऑब्जेक्ट एंड पर्पस होता है। ये यूएपीए है, वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, नेशनल इंटरेस्ट का है, वो ध्यान में रख के यूएपीए का एक्ट आया। सिमिलरली पीएमएलए एक्ट है, वो भी इकोनॉमिक ऑफेंस जो है, जो क्रिमिनल का जो पैसा कमाया हुआ है वो करके उसमें है। तो अल्टीमेटली उनका एक मकसद होता है। तो वो जब एक्ट होता है तो स्ट्रिंजन एक्ट तो होता है, कानून जो होता है और खास करके क्रिमिनल कानून होता है, वो कभी लिबरल नहीं होता। अगर लिबरल होता तो उसका जो पब्लिक पे जो 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 गुनहगार होते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो उसके लिए है, अगर कोई मान लो कि ऐसा लगे कि कोई प्रोविजन का, कोई एक्ट का मिसयूज हुआ है या एब्यूज हुआ है, तो आप कोर्ट में जाइए, उसको चैलेंज करिए। लेकिन जो क्रिमिनल कानून होता है वो तो थोड़ी स्ट्रिंजन होते ही है, वरना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक समाज में दाखला बताने के लिए ये होता है कि आप ये करोगे तो 10 साल की सजा होगी। आप यूएपीए में डिस्पाइट दिस बान ऑर्गेनाइज हो गए, आप फिर भी कंटिन्यू रहोगे, तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये कायदे कानून जो होते हैं वो एब्सोल्युटली पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। जजेस की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम सिस्टम है, जिसके आसपास काफी बहस हमने रीसेंट टाइम्स में देखी है। सरकार की तरफ से भी काफी स्टेटमेंट्स आए हैं कि शायद ये सिस्टम सही नहीं है। आप खुद सर सुप्रीम कोर्ट कलीजियम के मेंबर रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि कलीजियम सिस्टम वर्किंग नहीं कर रही है। परफेक्टली वर्किंग कर रही है, विद गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा एक आधी इंडिविजुअल केस में होता है, लेकिन आपने अभी तक देखा होगा लास्ट 5 ईयर्स में कि एवरी जगह पे अपॉइंटमेंट हुआ है। 1-2 जगह पे अपॉइंटमेंट रुकी होगी शायद, बट यू कांट हैव द एक्सपेक्टेशन। जो एक्सेप्शन है 1-1-2 केस का, आप जनरलाइज नहीं कर सकते, वरना ये अपॉइंटमेंट ही नहीं होती। सी, मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। इसमें मनभेद नहीं है, मतभेद थोड़ा इंडिविजुअल होता है सबका। अगर मैं पार्ट ऑफ द सिस्टम हूं और मेरा से है तो मुझे कुछ कहने का अधिकार है। तो गवर्नमेंट कुछ बोलती है कि उसका परसेप्शन है और ये कलीजियम को वापस करके भेजती है, और इन द मीन टाइम लगता है। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि सिस्टम बराबर नहीं चल रही है। जी सर, कितना आपको सुप्रीम कोर्ट जज के तरीके से कितना आपको प्रेशर फील होता है जो न्यूज़ में ऑनगोइंग केसेस पे,
कमेंट्री चलती है, उससे कुछ इम्पैक्ट बनता है सुप्रीम कोर्ट जज की थिंकिंग पे, या उनको लगता है कि मुझे इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी में एक तरह का कॉन्वर्जेशन चल रहा होता है, एक तरह का वार्तालाप चल रहा होता है, या तो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट, जिसको मीडिया ट्रायल बोला जाता है। तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ेगा तो देन वो जज नहीं है। और 100% में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जज साहब काम करते हैं वो अपनी सोच की मुताबिक काम करता है, अपने कॉन्शियस के हिसाब से करता है। उसको ये जो मीडिया ट्रायल का, जो बार का ट्रायल, उसका कोई असर नहीं होता। आप एक भी केस पता हो कि उसमें एक्विटल या कन्विक्शन होने वाला था, बिकॉज ऑफ मीडिया ट्रायल उसको एक्विट कर दिया, एक भी नहीं मिलेगा। वरना तो एवरी केस में कुछ ना कुछ करे, कोई 50 आदमी इकट्ठा होके मीडिया में चालू कर देगा तो उसको तो असर हो जाएगा, कभी नहीं होता। सर पास में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस जब रिटायर होते हैं या कोई अगर गवर्नमेंट पोस्ट ले लेते हैं रिटायरमेंट के एकदम बाद, उस चीज को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया है। सर आपकी क्या राय है इस मामले में कि क्या कुछ पीरियड होना चाहिए जिस तक उन्हें रुकना चाहिए, या अगर उनका मन है तो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? और सर क्या आप ऐसा कोई पोस्ट के लिए अग्री करेंगे अगर आपको ऑफर होती है तो रिटायरमेंट के बाद? पर्सनल क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं देता। सर उसके पिछले हिस्से का जवाब नहीं, लेकिन आपने जो बताया कि कहीं ट्राइब्यूनल नहीं लेना चाहिए, तो आप ये पूरी जो ट्राइब्यूनल सिस्टम है वो खत्म हो जाएगी। हर एक ट्राइब्यूनल में जुडिशियल मेंबर होते हैं, फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस होते हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज पोस्ट होती है। अगर नहीं ही लिया आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट, तो ये सब जगह तो खाली रह जाएगी, तो ट्राइब्यूनलाइजेशन कैसे चलेगा? तो बस एक आखिरी सवाल, आपके पिछले 5 साल सुप्रीम कोर्ट में, अब क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं, आप अहमदाबाद वापस घर जा रहे हैं अपने माँ बाप के पास, आपको कभी ऐसा कुछ लगा कि ये चीज मेरे को अलग करनी चाहिए थी, या ये मैं कुछ अलग करता तो ज्यादा बेहतर रहता, किसी भी केस के बारे में? नहीं, मैं तो जितने भी केस चलाए, मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने जो किया है बराबर किया है, न्याय हुआ है। न्याय। हाँ, और मैंने तो लाइफ में, पूरी लाइफ में मुझे तो इतने एक्सपीरियंसेस है कि कोई जो वीडियो है फ्रॉम ए रिमोट विलेज मुझे खत लिखती है, और खत में वो पोस्ट कार्ड वाला जो पुराना वाला था, जो अभी सिस्टम भी नहीं है, अभी तो ईमेल का जमाना आ गया, उसमें खाली लिखती है कुछ भी नहीं, कि न्याय जिंदा है। अच्छा। जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे घर बैठे मेरा पेंशन का, रिवाइज पेंशन का पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, और विदाउट फाइलिंग द रिट पिटीशन, कोई भी कोर्ट में केस बिना किए किसी और में मैटर में ऑर्डर हुआ है। ऐसे तो कितने लोगों को मेरा ऑर्डर से फायदा हुआ है, और वो लोग मानते हैं कि नहीं, मुझे अभी भी न्याय पे भरोसा है। जो न्याय पे भरोसा जो है ना, वो भरोसा कायम रहना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, 714 जजमेंट आपने लिखे हैं अपने नाम पे सुप्रीम कोर्ट में, कैसे अचीव करा आपने ये 714 जजमेंट? सबसे ज्यादा, और कोई सुप्रीम कोर्ट जज के इतने जजमेंट नहीं है। हमारे जो चीफ जस्टिस है उनके 500 कुछ हैं, आपसे 200 जजमेंट अभी कम, पर उनके पास अभी 2 साल का टाइम भी है और भी कम करने के लिए। चीफ साहब को तो दूसरा भी काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव साहब बेचारा रात को 10 बजे घर पे जाते हैं, ये करना है, पूरा ये करना है, फिर भी उनका 512 केस है, और उनका तो अभी काफी टेन्योर बाकी है। पर तो आपने कैसे अचीव करा ये? आज की डेट पे तो आप ही टॉप परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली हार्ड वर्क, प्योर कंप्लीट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से काम किया है, और उसकी वजह से मुझे भगवान की कायम मेरी पर कृपा रही है। मुझे कभी भी ऐसा लगता था कि थोड़ा आई मीन डायलेमा, कंफ्यूजन में था कभी, कि ये क्या करूं। एवरी टाइम मुझे भगवान ने मदद की है ऊपर से आके हुए, और एवरी मैटर बड़ी बड़ी जितनी मैंने की है, पब्लिक इम्पोर्टेंस की है, लोगों के फायदे की है, मैं उसको भगवान का प्रसाद मान के मैंने काम किया है। और मैं ये मानता था कि भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है कि ये मैटर है ना, जस्टिस एम आर शाही फाइनल करेगा, ये जस्टिस एम आर शाही डिस्पोज करेगा।
तो जिसके साथ भगवान कायम साथ रहते हैं उसको कोई डर नहीं होता, और उसको एक गर्व होता है कि मैंने ये किया नहीं तो मैंने भगवान का जो मेरे पर जो भरोसा भगवान ने रखा है मैंने उसको सार्थक किया है। और ये सेटिस्फैक्शन में साथ में करेक्ट मैं जा रहा हूँ। मैं अहमदाबाद भी स्टे करूँगा, दिल्ली में भी स्टे करूँगा, जो भी करूँगा। फ्यूचर प्लानिंग तो मुझे भी पता नहीं है, खाली भगवान को पता है कि मेरे लिए क्या प्लान किया है, लेकिन जो भी करेगा भगवान मुझे देगा, मैं उस प्रसाद एक्सेप्ट कर लूँगा और आगे चलूँगा। तो ये था जस्टिस एम आर शाह का फॉर्मूला, डेडिकेशन, हार्डवर्क और भगवान की कृपा। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस एम आर शाह आज तक से बात करने के लिए। सृष्टि ओझा के साथ मैं नलिनी शर्मा, दिल्ली आज तक।